दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बदायूं में इसी मंगलवार यानी कल के दिन एक ऐसा दोहरा हत्याकांड किया गया जिसमें 2 बच्चों के साथ में इस तरीके से बर्बरता एक शख्स ने दिखाई, जिसके बाद में पूरे देश के अंदर एकदम से सनसनी फैल गई और पूरे बदायूं के अंदर तनाव का माहौल है। हालांकि जो आरोपी था, एक आरोपी, उसमें से एक आरोपी का इनकाउंटर भी हुआ है, बल्कि जो दूसरा आरोपी है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस अभी भी इस कत्ल के पीछे क्या वजह हो सकती है, इन सारी चीज़ों की छानबीन कर रही। दरअसल इसी जो मंगलवार कल के दिन गुजरा, इसी मंगलवार को बदायूं में एक इलाका लगता है, उस इलाके में एक परिवार रहता है। इस परिवार में एक महिला संगीता, जो कि अपनी दुकान चलाती हैं पार्लर की, और उनके ही घर के जो बीच सामने जो रोड चल रहा है, उस रोड से बाहर एक और व्यक्ति है जिसका नाम साजिद है और उसका एक भाई जावेद है। ये दोनों अपना सैलून चलाते हैं, यानी बाल काटने की दुकान चलाते हैं। और इसी मंगलवार को साजिद इस संगीता के घर में आता है। इनके जो पति हैं वो ठेकेदारी का काम करते हैं और घर में आने के बाद में कुछ थोड़ा बहुत सामान खरीदता है और संगीता से कहता है कि भाभी, उसकी पत्नी बेहद बीमार है और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो जो संगीता होती है वो कहती है, बैठ जाइए, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। उसके बाद में वो कहता है कि भाभी, मुझे पैसों की ज़रूरत है और आप मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए, मैं लौटा दूंगा। उसके बाद में जो संगीता थी अपने पति को कॉल करती है और पति को कॉल करने के बाद में कहती है कि जो दुकान है बाहर साजिद ये घर पे आया हुआ है और 5,000 रुपये मांग रहा है। तो इस संगीता का जो पति होते हैं वो कहते हैं कि दे दीजिए, लड़का ठीक है, कल के बाद में लौटा देगा। उसके बाद में संगीता कहती है कि ठीक है, तुम बैठो, मैं चाय रख देती हूँ, और उसके बाद में कमरे में पैसे लेने के लिए चली जाती है। उधर जो साजिद होता है, इसका मन एक तरीके से विचलित होने लगता है, पता नहीं क्या इसके दिमाग में आती है। उसके बाद में ये छत पर चला जाता है और छत पे जाता है तो संगीता के 2 बेटे, जिसका नाम आयुष जो कि 13 साल है, कक्षा 6 में पढ़ता है, और दूसरा बेटा पीयूष जो कि 10 साल के आसपास है, कक्षा 3 का छात्र है, और उसके बाद जो सबसे छोटा बेटा है उसका नाम अयान उर्फ हनी। अब हनी से ये कहता है कि बेटा मेरे लिए पानी लेके आओ, और दोनों भाइयों को छत पर लेकर चला जाता है। उसके बाद में जैसे ही छोटा वाला बेटा शीशे के गिलास में पानी लेकर छत के ऊपर पहुंचता है, तो वहाँ पर जाने के बाद में जो सामने वो व्यक्ति ने जो कर रखा था वो देखता है। उसके बाद में उसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है, उसके हाथ से गिलास छूटता है, और जैसे ही गिलास छूटता है तो जो साजिद था इसको भी देख लेता है, इसके ऊपर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे गिरता फिरता ये नीचे आता है। उसके बाद में पूरे इलाके में चीख पुकार मच जाती है और जो साजिद था ये मौके से फरार हो जाता है। हालांकि दोस्तों मामला जो था पुलिस तक पहुंचता है, पूरे इलाके में तनाव फैल जाता है, और उसके बाद में एक जो व्यक्ति था साजिद, जब इसको पुलिस पकड़ने के लिए जाती है तो ये पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देता है, जिसकी एवज में इसका इनकाउंटर हो जाता है। अब दोस्तों इस कहानी को मैं भी सुनाना चाह रहा था, लेकिन बहुत सारी जो उस्मान सैफी सर हो गए या फिर ठाकुर प्रखर सिंह सर हो गए, इन दोनों ने अपने चैनल पर इस कहानी को कवर किया है, तो मैं इस कहानी को आज के दिन कवर ना कर संक्षेप में मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि क्या हुआ था। लेकिन दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना वास्तव में एक ऐसी घटना है कि जिसको सुनने के बाद में जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए बहुत बड़ा सबक है। और सबक ये भी है क्योंकि दोस्तों आजकल आप लोग देखते हैं कि प्रेम संबंध जैसी जो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले प्रेम संबंध होते हैं, उसके बाद में जो प्रेम संबंध है या ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाते, सीधा बात अवैध संबंधों पे पहुंच जाती है, यानी शारीरिक संबंधों पे पहुंच जाती है। और उसके बाद कई बार ऐसा क्राइम हो जाता है जिसके चलते समाज में जब ये खबर फैलती है तो समाज भी एक तरीके से सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा लोग कैसे कर देते हैं। तो दोस्तों आज की घटना वाकई आप लोग को हैरान भी करेगी, परेशान भी करेगी, और हो सकता है आप लोग यही कहें कि इसमें आखिर गलती किसकी है। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा। रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा आज की घटना का रुख करते हैं। और आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है उन्नाव, और इसी उन्नाव के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है जिसको सदर कोतवाली क्षेत्र बोलते हैं। इसी में एक परिवार रहता है। इस परिवार में जो माँ है वो आंगनबाड़ी में है, आशा का काम करती है, जो पिता है वो भी नौकरी करते हैं। घर में 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी जो है उसकी उम्र 19 साल के आसपास है, जो कि BSc की पढ़ाई कर रही है, और हाल ही में इसने UPSC की तैयारी भी शुरू की थी, यानी UPSC की ये कोचिंग भी कर रही थी। जो घर में दूसरे जो 2 छोटे बच्चे हैं, इसमें छोटी बहन है और एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। अब जो छोटी बहन और जो छोटा भाई है ये इसी नगर में किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते हैं।
और मैं बात कर रहा हूँ 10 नवंबर साल 2022 की। इसी 10 नवंबर साल 2022 को इस घर में जो घर का मुखिया होता है और जो इसकी पत्नी होती है, ये दोनों अपने अपने काम के लिए अपनी अपनी नौकरी पर चले जाते हैं। और उसी समय जो घर के छोटे बच्चे होते हैं ये भी अपने स्कूल पे चले जाते हैं। घर पर अगर कोई था तो सिर्फ और सिर्फ वही 19 साल की लड़की, जो कि बीएससी की छात्र थी और यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, यानी उसको आईएएस बनना था। अब दोस्तों, जब छोटे वाले जो भाई बहन होते हैं, जब ये स्कूल चले जाते हैं, क्योंकि जो माता पिता थे तो अमूमन शाम तक ही लौटते थे, तो जो छोटे वाले बच्चे होते हैं, जब ये दोपहर के समय अपने स्कूल से जब इनकी छुट्टी होती है, तब जैसे ही ये घर आते हैं, घर आने के बाद में दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा जब खटखटाते हैं तो देखते कि हाँ, दरवाज़ा तो खुला है। उसके बाद में ये लोग अंदर पहुँचते हैं। अब जैसे ही ये दोनों छोटे भाई और बहन जैसे ही अंदर पहुँचते हैं, ये ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार मार कर चीखने लग जाते हैं। दरअसल इसी घर के अंदर इनकी जो बड़ी बहन जो इस घर में रह गई थी, जिसकी उम्र 19 साल के आसपास थी, उसका शव पड़ा हुआ है। चारों तरफ खून के छींटे हैं, चारों तरफ खून बह रहा है। कहीं खून किचन में है, बेडशीट पर खून है, दीवारों पर खून है, छत के जो जीना होता है और जीने की सीढ़ियों की तरफ भी खून है। अब जब ये बच्चे इस तरीके का सामने का माहौल देखते हैं तो ये घबरा जाते हैं, चीखने लगते हैं। अब इनकी जो चीखों की आवाज़ होती है ये आस पड़ोस के लोगों तक पहुंचती है। अब जब लोगों के कानों में इस तरीके की चीखने की आवाज़ जाती है तो लोग दौड़े दौड़े भागे भागे उस घर की तरफ पहुँचते हैं। अब जहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद में देखते क्या है, इस घर के अंदर एक लड़की है जिसका शव पड़ा हुआ है, जिस्म पर कोई भी कपड़ा नहीं है। हालांकि इतनी देर में उसकी जो छोटी बहन थी वो अपनी बहन के शव को किसी कपड़े से ढांक चुकी थी। उसके बाद में जो लोग थे वो तुरंत आनन-फान में पुलिस को फ़ोन करते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही पुलिस को ये खबर मिलती है इस गाँव के अंदर एक लड़की की किसी ने बहुत ही बर्बर तरीके से हत्या कर दी है, पुलिस भी अपनी गाड़ी उठाती है, अपनी टीम को लेती है और तुरंत मौके वारदात पर पहुँचती है। अब दोस्तों, जब पुलिस उस घर के अंदर घुसती है तो लोगों की एक भीड़ होती है, एक हुजूम होता है। उस भीड़ को चीरते हुए, हटाते हुए पुलिस आगे बढ़ती है। और उसके बाद में जब पुलिस वहाँ पर जाने के बाद में देखती है तो देखती क्या है कि इस लड़की की जो हत्या हुई है, उस हत्या के पीछे कारण क्या है ये तो समझ नहीं आता है, लेकिन पूरे घर के अंदर खून ही खून फैला हुआ था। यानी फर्स्ट दृष्टि से देखने के बाद में फर्स्ट इंप्रेशन जो पुलिस का जाता है तो वो यही लगता है कि इस लड़की के साथ में पहले दरिंदगी की गई है, यानी मुँह काला किया गया है, इसके साथ में रेप किया गया है, उसके बाद में इस लड़की की हत्या कर दी गई है बहुत ही बेरहमी के साथ। उसके बाद में इस लड़की के जो माता पिता होते हैं उनको भी खबर कर दी जाती है, वो भी दौड़े दौड़े भागे भागे अपने घर की तरफ आते हैं। पूरे गांव के अंदर इस तरीके की जो खबर थी ये फैल जाती है कि गांव के ही अंदर एक घर में घुसकर किसी ने एक लड़की का रेप किया और उसके बाद में बहुत ही बेरहमी के साथ में उसकी हत्या कर दी। अब दोस्तों, उसके बाद में पुलिस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। सबसे पहले उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाता है। अब दोस्तों, जब डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है, इधर पुलिस इस पूरे केस में अपनी छानबीन शुरू करती है। वहाँ पर जो लोग होते हैं उन लोगों से पूछताछ करती है, कहीं से कोई पता चले। जो छोटी बहन और जो छोटा भाई घर में आए थे उन दोनों से पूछताछ की जाती है कि तुम लोग जब घर में आए तो तुमने क्या माहौल देखा। वो सारी बात बताते हैं, अपने बयान लिखवाते हैं। इधर जो पोस्टमार्टम चल रहा था उस पोस्टमार्टम में बहुत ही बारीकी से उस पोस्टमार्टम को किया जाता है। और उस पोस्टमार्टम में जो चीज़ें सामने आती हैं वो ये होती हैं कि इस महिला के साथ में, यानी इस लड़की के साथ में बहुत ही बेरहमी से इसके साथ में रेप किया गया है और उसकी वजह से इसके दिल पर एक ऐसा सदमा लगा है जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। और दूसरा कारण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये भी आता है कि इसके प्राइवेट पार्ट से, इसके गुप्तांग से बहुत ज़्यादा खून बह गया था जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। अब दोस्तों, जब इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं तो पूरे गांव के अंदर एक आक्रोश फैल जाता है। पूरे गांव के अंदर माहौल ख़राब, पुलिस के ऊपर बेहद दबाव। इसलिए पुलिस अब सब लोगों से पूछताछ करती है, साथ के साथ में इस दंपति से भी पूछताछ की जाती है, क्या तुम्हारे साथ में किसी की कोई दुश्मनी थी, कहीं दुश्मनी का एंगल तो नहीं कि तुम लोग जब घर से गए तो तुम्हारी बेटी की इस तरीके से हत्या कर दी। तो जो दंपति होते हैं ये अपने ही पड़ोसी के एक लड़के के ऊपर शक जताते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही पड़ोसी के लड़के के ऊपर शक जताया जाता है, पुलिस चूँकि दबाव था इसलिए पुलिस आनन-फान में उस लड़के को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में सीधा उसे पुलिस थाने लेके जाती है। और दोस्तों, पुलिस थाने ले जाने के बाद में जब इस लड़के से पूछताछ की जाती है तो लड़का पुलिस को किसी भी तरीके के उन चीज़ों में इन्वॉल्व होने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि साहब, इस पूरे केस से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो बस अपने घर पे था। अच्छा, पुलिस भी जब इस लड़के से पूछताछ कर रही होती है तो पुलिस को भी इस पूरे एंगल में इस लड़के के ऊपर शक ही नहीं जाता है। इस लड़के की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो इस पूरे केस में संदिग्ध दिखाई पड़ रही थी, इसलिए पुलिस उस लड़के को छोड़ देती है। और दोस्तों, पुलिस इस पूरे केस को अपने स्तर से सुलझाने की कोशिश करती है। सबसे पहले पुलिस फैसला करती है कि इस लड़की का जो मोबाइल फ़ोन है और इसका जो टैबलेट है इनकी जांच की जाए। लेकिन मोबाइल फ़ोन और टैब में पासवर्ड था, इसलिए उसे खोलने में लगभग 3 दिन के आसपास का समय लग जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही 3 दिन के आसपास का समय लगता है
तो उस मोबाइल फ़ोन का जो पासवर्ड था ये खुल जाता है। अब जैसे ही मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड खुलता है तो यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो पुलिस के सामने निकल के आती हैं, जिससे इस पूरे केस में एक नया एंगल जुड़ता है। दरअसल इसमें एक लड़के से इस लड़की की लगातार बात हो रही थी और उसके बाद में पुलिस को ये भी पता चलता है कि व्हाट्सएप पर कुछ स्क्रीनशॉट भी थे। उस लड़की की डेड बॉडी पर जिस लड़के से बात चल रही थी उसकी गर्दन के आसपास मेहंदी से उसका नाम भी लिखा हुआ था। इसलिए पुलिस उस लड़के के पास पहुंचती है। दरअसल ये जो लड़का है ये शिवनगर में जो डॉक्टर BR अम्बेडकर छात्रावास है, इसका नाम वहीं पर रहकर पढ़ाई करता था। इसका नाम रामबाम गौतम। अच्छा, जो रामबाम गौतम है ये MA की पढ़ाई करता था, जो कि रहने वाला है माकी के रावतपुर का। अब पुलिस जब यहाँ पर पहुँचती है तो सबसे पहले इस रामबाम गौतम को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में सीधा उसे पुलिस थाने लेके आती है। अब दोस्तों पुलिस थाने लाने के बाद में जब पुलिस इसे सख्ती से पूछताछ करती है, इसको सही तरीके से फ्रंट सीट पर बिठाया जाता है। तो शुरुआत में तो ये पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है, चूँकि पुलिस के पास सबूत थे। पुलिस को उसकी कॉल डिटेल में ये चीज़ें सामने आई थी कि इस लड़की से इस लड़के की लास्ट बार बात भी हुई है, तो हो ना हो यही लड़का उसके घर पे गया था। इसलिए पुलिस जब सारी चीज़ें दिखाती है तो ये लड़का भी पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है, यकीनन दोस्तों ये कहानी वाकई हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। दरअसल ये लड़का बताता है कि मैं इसी जो शिवनगर में जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो छात्रावास है यहीं पर रह के पढ़ाई करता हूँ, MA की पढ़ाई करता हूँ और खाली समय में मैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पलटने लगता हूँ, उसके पन्ने पलटने लगता हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ। लेकिन इन दिनों में सोशल मीडिया के थ्रू मेरी मुलाकात इस लड़की से होती है। उसके बाद में हमारे बीच हाय हेलो होती है। उसके बाद में जब हमारी दोस्ती हो जाती है तो हम दोनों एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। चूँकि मैं भी यहीं पर रह के पढ़ाई कर रहा था, वो भी इसी इलाके में पढ़ाई कर रही थी, इसलिए हम दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब हम लोग घंटों घंटों व्हाट्सएप पर चैट करने लगते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप पर जब चैट होती है तो उसके बाद बात कॉल तक भी पहुंच जाती है। अब जब इनकी दोस्ती हो जाती है तो कहते हैं ना कि दोस्तों आजकल जो दोस्ती होती है तो सिर्फ नाम की होती है, बल्कि इन सारी चीज़ों के पीछे जो लड़का होता है या फिर लड़की होती है, शायद कुछ और ही इनका मकसद होता है। उसके बाद में जो लड़का था ये उस लड़की से दोस्ती के ज़रिए प्यार बढ़ाता है, प्यार मोहब्बत में आता है। उसके बाद में इन दोनों की जो प्यार मोहब्बत थी ये परवान चढ़ती है। अब दोस्तों जब प्यार मोहब्बत परवान चढ़ती है तो आजकल की मोहब्बत के पहले प्यार हुआ, उसके बाद में शारीरिक संबंध बनने चाहिए। अब जब शारीरिक संबंधों की बात आती है तो ये दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलना शुरू कर देते हैं। अब जब छुप छुप कर मिलना शुरू हो जाता है तो इसी 10 नवंबर साल 2022 का ये दिन था कि ये अपनी प्रेमिका को कॉल करता है। कॉल करने के बाद में उससे पूछता है कहाँ हो, आज पढ़ने क्यों नहीं आई? तो वो कहती है कि आज उसके मम्मी पापा जॉब पे चले गए, छोटा भाई बहन जो था वो पढ़ने के लिए गए, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो आई नहीं है। उसके बाद में जो लड़का था उससे आने की ज़िद करने लगता है कि मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। वो लड़की मना करती है, लेकिन किसी तरीके से जो लड़का था ये उस लड़की को कन्विंस कर लेता है। जब ये उस लड़की को कन्विंस कर लेता है तो वो भी मान जाती है कि ठीक है आ जाइए। सोचती है शायद 2-4 बातें हो जाएंगी। अब इसलिए जो लड़का था ये अपने दोस्तों के साथ में वहाँ से निकलता है कि आधे रास्ते से इसके जो दोस्त थे वो दोस्त अपनी जो काम था उस काम के सिलसिले में कहीं पर चले जाते हैं। रास्ते में एक मेडिकल पड़ता है, उसी मेडिकल पर ये रुकता है और वहाँ पर कुछ पावर की टैबलेट लेता है, यानी 2-4 टैबलेट एक साथ ये खाता है। उसके बाद में उस लड़की के घर पे पहुँच जाता है। अब दोस्तों लड़की के साथ में घर पे पहुँचता है, उसके बाद में उस लड़की से इधर उधर की पहले तो बातें करता है, उसके बाद में शारीरिक संबंध बनाने की ज़िद करने लगता है। हालांकि लड़की इनकार करती है, लड़की मना करती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो लड़का था उस लड़की के ऊपर फोर्स करने लगता है। जब ये उसके ऊपर फोर्स करता है तो आखिरकार किसी तरीके से लड़की को कन्विंस करने के बाद में ये उससे शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब दोस्तों जब ये शारीरिक संबंध बनाने लगता है तो ये पावर की टैबलेट खाकर इतना ज़्यादा हैवान हो चुका था, इतना ज़्यादा इसके अंदर शैतानियत भर चुकी थी कि उस लड़की के साथ में ये इतनी बेरहमी से शारीरिक संबंध बनाता है कि उस लड़की के जो प्राइवेट पार्ट होता है, जो गुप्तांग होता है, वहाँ से ब्लड का बहुत तेज़ रिसाव होने लगता है। जब ब्लड का रिसाव होता है ये दोनों घबरा जाते हैं। उसके बाद में जो लड़का था एक थैला छाप डॉक्टर को कॉल भी करता है और पूरा मामला बताता है। जब डॉक्टर पूरा मामला सुनता है तो फ़ोन काट देता है। अब ये दोनों लड़का और लड़की दोनों बेहद घबरा जाते हैं। इसी बीच में जब ज़्यादा खून बह जाता है तो वो लड़की बेहोश हो जाती है। हालांकि वो बेहोश होने से पहले इस लड़के से यही कह रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन ये जो लड़का था शायद डर की वजह से बाहर नहीं जा रहा था। हालांकि इसको चाहिए था कि पहले ही उस लड़की की जान बचाए, बाकी अगर उसके बाद में अगर शादी भी करना पड़ जाए तो कर सकता था, लेकिन पहला कर्तव्य इसका यही था कि उस लड़की की जान बचाता। लेकिन ये लड़का समाज के डर से बाहर नहीं जाता है, बल्कि जो सीढ़ियाँ होती हैं उन सीढ़ियों पर चढ़ता है और कूद कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। ये लड़की देखती रहती है कि जिससे ये प्यार करती है शायद ये उसको बचा ले, लेकिन वो जो लड़का था वहाँ से भाग चुका था। उसके बाद में ये लड़की
मदद की गुहार लगाते लगाते आखिरकार वहीं पर दम तोड़ देती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जब ये छोटे भाई बहन घर पर पहुंचते हैं और ये पूरा जो घर के अंदर जो सीन था उस सीन को देखने के बाद में बेहद घबरा जाते हैं। उसके बाद चीखते हैं, मोहल्ले में बात पहुंचती है, पुलिस तक बात पहुंचती है और पुलिस पूरे केस का खुलासा कर देती है। हालांकि इस पूरे केस के अंदर जो पकड़ा गया था वो पड़ोसी था, हालांकि वो बरी भी हुआ और पुलिस ने उसको बरी कर जो असली इसमें गुनहगार था उस गुनहगार को पकड़ा भी। हालांकि जो गुनहगार था वो उससे यही कह रहा था कि जो कुछ हुआ वो नादानी में हुआ, मैंने उस लड़की की हत्या नहीं की है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों ने देखा कि ये जो मानसिकता है कि किसी भी से अगर मिलने का मौका मिलता है लड़के को, तो वो पावर की कुछ इस तरीके से गोलियां खाता है कि इतनी बेरहमी से शैतान बनकर वो उस लड़की के पास में पहुंचता है। वो सोचता ही नहीं ये भी किसी की औलाद है और इसको भी तकलीफ हो सकती है। तो दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं और इस घटना से आखिर सीख क्या मिलती है, वो भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं, इसमें पहला कमेंट्स है अनिल सालोंकी जी का। लिखते हैं, शावेद जी कहानी बहुत छोटी होती जा रही है, कहानी को कम से कम 14 मिनट दीजिए और हो सके तो 10 बजे से पहले सुनाने का प्रयास करें। बाकी बढ़िया प्रस्तुति है, शक करना एक मानसिक बीमारी है। तो अनिल सालोंकी जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा की तरह प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, हमें सजेशन भी देते हैं। तो अनिल जी, असल में प्रॉब्लम क्या है कि मैं इस समय अपने स्टूडियो में हूँ नहीं, बेडरूम से ही वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या है कि बच्चे कच्चे घर में जो होते हैं बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। अपने स्टूडियो में काम चल रहा है, बहुत जल्द ही वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद जो कहानी होगी ये आपको लंबी ही मिला करेगी। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं, नमस्कार सर जी, आपकी कहानी बहुत अच्छे तरीके से सुनाते हैं और आप हम सभी को व्यूवर्स को आपकी कहानी का इंतज़ार रहता है, सुनाने के लिए आपका धन्यवाद। तो भैया अनुज गोदारा जी, आपका शुक्रिया। दिनेश चंद हैं जो हार्ट बनाते हैं, भैया बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में महेश सोलंकी हैं, लिखते हैं, मैं गुजरात अहमदाबाद से कहानी सुनता हूं भाईजान। तो महेश सोलंकी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप गुजरात अहमदाबाद से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में रोशन सिंह हैं, लिखते हैं, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोगों के पास समय बहुत कम है, संक्षिप्त शब्दों में अपनी कहानी बयां करनी चाहिए। तो रोहन सिंह जी कि जो हमारी कहानी होती है ये रात को 10 बजे आती है। आई थिंक 10 बजे के आसपास सब लोग फ्री हो जाते हैं, लेटने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए अगर कहानी को विस्तार से ना सुना जाए तो शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको मिस कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये एंटरटेनमेंट करके आईडी है, लिखते हैं, ब्रदर अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, आज पहली बार कमेंट्स कर रहा हूँ और कहानी तो बहुत दिनों से सुनते हैं लेकिन मौका आज मिला है कमेंट्स करने के लिए। आई एम फ्रॉम दम्माम सऊदी अरबिया। तो ये हमारे भाई हैं, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, दम्माम सऊदी अरबिया से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी जी हैं, लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार, कहानी सुना लेकिन कोई भी लोग इतना जल्दी हत्या कर देते हैं कि जो गलत होता है सोचते ही नहीं है, इसका परिणाम क्या होगा। थैंक्स सर जी, आपने कहानी सुनाई। तो बालेश्वर बिहारी जी, आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स करा, विचार रखे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद उपाध्याय हैं, लिखते हैं, शावेज भाई नमस्कार, कहानी अच्छी लगी, थोड़ा और पहले सुनाने का प्रयास करें। तो विनोद उपाध्याय जी, बहुत सारे लोग हैं, कुछ 9 बजे सुनाते हैं, कुछ 8 बजे सुनाते हैं, इसलिए हमने 10 बजे का समय रखा है। इस्लाम शेख हैं, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शावेज भाई, मैं यूपी के हमीरपुर ज़िला के टाउन मौदहा से हूँ और मेरा नाम इस्लाम शेख है। तो इस्लाम शेख जी, आप यूपी के हमीरपुर ज़िले से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया आपका शुक्रिया। उसके बाद में आरजे मन्नत हैं, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं मुंबई मलाड से सुन रहा हूँ और मेरी आंटी की लड़की हुई है, आप अपने हिसाब से विश कर दो। तो आरजे अमानत, आपकी जो आंटी हैं उनके घर में एक तरीके से बेटी की पैदाइश हुई है, तो मैं उनको अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से जो स्पेशल, एक तरीके से मैं कहूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बेटी के आने से दुखी होते हैं, लेकिन मैं उनसे स्पेशल ये कहना चाहूँगा कि मुझे भी एक बेटी है और एक बेटी घर के अंदर जितनी खुशियाँ भर सकती है वो एक बेटा कभी नहीं भर सकता। इसलिए आपको आपकी बेटी की जो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा वो अपनी तरफ से देना चाहूँगा, अपने व्यूवर्स की तरफ से देना चाहूँगा। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है रोशन सिंह का और ये लिखते हैं, कहानी आपने अच्छी सुनाई है पर कहानी के शुरू में 2.5 मिनट आपने ख़राब कर दिया। तो रोशन सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तरीके से नवाजा हमें। और सोनू धीमान है, लिखते हैं, लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट गुरदासपुर से हमारी कहानी सुनते हैं और बहुत सारे हार्ट बनाते हैं, बहुत सारे प्यार भरे संकेत देते हैं। तो भाई सोनू धीमान जी, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।
सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये भी आप लोगों को पसंद आई होगी। कहानी सुनाने का जो तरीका है वो भी पसंद आया होगा। तो आप लोग हमारी कहानी को कहाँ से देखते हैं और कब से हमारे चैनल को देख रहे हैं, ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।